एवरीवन, वेलकम टू वेदाश्री लर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो पहले थोड़ा वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। वाइगोत्स्की वॉज कॉल्ड द मोजार्ट ऑफ साइकोलॉजी। इन्हें मनोविज्ञान का मोजार्ट कहा जाता था। मोजार्ट जो थे एक संगीतकार थे और इन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारी धुनें बनाई थी, बहुत ज़्यादा संगीत कंपोज किया था। और वाइगोत्स्की के बारे में भी यही कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कम समय में ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें साइकोलॉजी का मोजार्ट कहा जाता है। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था 1896 में, सेम ईयर जिसमें जीन पियाजे का जन्म भी हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था रशिया में। अब ये पियाजे के समकालीन थे और इनकी मृत्यु हुई, टीबी से इनकी मृत्यु हो गई थी 1934 में, जब ये सिर्फ 37 वर्ष के थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत कम आयु में ही साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखे थे, लेक्चर्स दिए थे, इसके अलावा बुक्स लिखी थी जो टीचिंग थ्योरीज यानी कि आपके शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित थी, इसके अलावा मनोविज्ञान पर आधारित थी। तो जब इनका काम नज़र में आया तो ये देखा गया कि भाई इनका योगदान जो है साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, हम देखते हैं इनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव टू पियाजेज व्यू ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, ये पियाजे के जो व्यूज़ थे डेवलपमेंट को लेकर, उसका एक विकल्प देती है। अब जीन पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस तरह होता है। बच्चे बाय बर्थ कुछ स्कीमास लेकर जन्म लेते हैं और उन स्कीमास के हेल्प से वो अपने वातावरण के ऊपर रिएक्ट करते हैं। अगर वो वातावरण के साथ समायोजित नहीं हो पाते तो वो अपने करंट स्कीमास में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं और अपने वातावरण के साथ और बेहतर तरीके से समायोजन स्थापित करते हैं और इसी से उनका संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ वाइगोत्स्की की बात करें तो वो इनसे डिफर करते थे। उनके हिसाब से सोसाइटी और कल्चर का भी बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। अब देखिए, बोथ एग्री चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स। इस बात पे तो दोनों सहमत थे कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, मतलब वो एक्टिवली जो है सिचुएशंस के ऊपर रिएक्ट करते हैं और खुद से अपने संज्ञान या ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, वो खुद अपनी नॉलेज को बनाते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था कि समाज और संस्कृति इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात आई है, टर्म आया है इसमें सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे किससे सीखते हैं, जब हम अपने बड़ों से, अपने परिवार वालों से, अपने मित्रजनों से या किसी से भी अगर हम बाहर भी जाके मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसी से हमें नॉलेज मिलती है। तो बच्चों को जो नॉलेज मिलती है वो किससे मिलती है, सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया से। अब ये देखिए, इनको जो सोशल नॉलेज या सामाजिक ज्ञान मिल रहा है वो इन्हें किसके द्वारा मिलेगा। दो कम्युनिकेशन के इनके मेथड्स हैं। पहला है साइकोलॉजिकल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, जिसमें हमारा आ जाएगा लैंग्वेज, नंबर, आर्ट। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो अपने विचार एक दूसरे से कहते हैं भाषा के फॉर्म में, और भाषा भी अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, हम सिर्फ बोल कर नहीं बताते, साइन लैंग्वेजेस भी होती है, संकेतों से भी बताते हैं। तो लैंग्वेज, नंबर, आर्ट। आर्ट में आपके सिंबल्स वगैरह आ जाएंगे। इनके थ्रू एक तो हम नॉलेज, एक दूसरे को अपने विचार दे सकते हैं और बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं। दूसरा है टेक्निकल मीन्स। टेक्निकल मीन्स में आपके आएंगे बुक्स, कैलकुलेटर्स, ठीक है, जैसे कि किताबों से बच्चे सीखते हैं और इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह भी देख सकते हैं, नेट से बच्चे कितना कुछ सीखते हैं, तो ये सब टेक्निकल मीन्स में आ जाएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया के बाद कुछ और पॉइंट समझते हैं हम वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी में। देखिए, लर्निंग इज मीडिएटेड, मतलब लर्निंग किसी चीज़ के द्वारा आएगी। अब देखिए, अधिगम जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ भाषा के द्वारा। जो भी विचार या ज्ञान हमें दूसरों से प्राप्त हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, भाषा के द्वारा। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पर मीडियम है हमारे लिए। लैंग्वेज को अपनी पूरी थ्योरी में वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब देखिए, लर्निंग अपीयर्स ट्वाइस। इसने कहा है कि जो अधिगम है वो 2 बार होता है। कैसे, जैसे पहला है इंटर साइकोलॉजी, ये होता है बिटवीन द पीपल। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तब हमारी लर्निंग हो रही है, तब हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है दूसरों से। और दूसरा है इंट्रा साइकोलॉजी यानी इनसाइड द चाइल्ड। बच्चों ने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उन्होंने लैंग्वेज के थ्रू आपकी बातें सुन ली, आपके विचार सुन लिया, उन्हें वो ज्ञान मिल गया है। अब बच्चे उसे प्रोसेस करते हैं, अपने ही दिमाग में अपने विचार बनाते हैं उस ज्ञान के अनुसार। वो हुआ इनसाइड द चाइल्ड, जो बच्चे के दिमाग के अंदर चल रहा है, दैट इज इंट्रा साइकोलॉजी। इसीलिए अधिगम को कहा गया है कि यहाँ पे लर्निंग ट्वाइस हो रही है, 2 बार हो रही है।
फिर देखिए लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। भाषा को मैंने जैसा कि कहा कि इसकी थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और भाषा को जो इंपॉर्टेंट रोल है उसे उनसे कहा है कि 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज होती है। ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? पहला है हमारा सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। ये है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ये कब आता है बच्चों में? 2 ईयर्स के जब बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बोलना शुरू करते हैं, उन्हें शब्द आ जाते हैं, उन्हें भाषा का प्रयोग आ जाता है, तब वो एक दूसरे से संवाद करना शुरू करते हैं। फिर देखिए दूसरा आता है प्राइवेट स्पीच। सेकेंड हो गया आपका प्राइवेट स्पीच यानी कि आत्म संभाषण, डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एज एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। देखिए अब क्या होगा, बच्चों ने जो विचार दूसरों से सुने उन्हें वो अपने दिमाग में क्या करेंगे? प्रोसेस। यहाँ यही वाला फंक्शन है जो हम बोल रहे थे, ये इंट्रासाइकोलॉजी। ठीक है, बच्चे अब इस प्रोसेस, इस विचारों को अपने हिसाब से बनाएंगे और अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने विचार बनाएंगे। तो ये है, ये एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, इससे हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो बढ़ती है। ठीक है, और तीसरा है आपका इनर स्पीच यानी आंतरिक संभाषण। अब व्हेन प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड, इसका मतलब क्या है? जो आत्म संभाषण है जब वो बिल्कुल ही हमारे दिमाग के अंदर चला जाता है, जहाँ लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है, तब आता है इनर स्पीच। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आत्म संभाषण में जब हम विचार सोच रहे हैं वहाँ भी हमें भाषा की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन ये भाषा की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम सोच रहे हैं उसे हम दूसरे को बताना भी है तो ये होगा प्राइवेट स्पीच में आ जाएगा, जहाँ हम थॉट्स जो सोच रहे हैं वो भाषा के फॉर्म में। ठीक है, और इनर स्पीच में क्या है? जब हमें किसी को एक्सप्रेस ही नहीं करना, जो हम सोच रहे हैं हमें खुद ही प्रोसेस करते रहना है, तो वहाँ पर हमें भाषा की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली रियल फॉर्म ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, रियल फॉर्म ऑफ थिंकिंग, जो विचार हमारे आ रहे हैं उसमें अब भाषा की भी आवश्यकता नहीं है। हम जो सोच रहे हैं हमें पता है हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देन फ्रॉम एज ऑफ 7 ईयर्स आती है, ये 7 वर्ष की आयु के बाद आती है आंतरिक संभाषण की स्टेज। अब समझते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD भी कहते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र। अब देखिए ZPD क्या है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट द चाइल्ड नीड्स हेल्प फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल पर्सन MKO टू डू। देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने बच्चे को 3 क्वेश्चंस दिए। ठीक है, बच्चे ने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, ठीक है, सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पर वो अटक गया, थर्ड वाला उसको डिफिकल्ट लग रहा है। तो अब क्या है, बच्चा खुद से अपनी कैपेबिलिटी से वो सिर्फ कितना कर पाया? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। अब थर्ड क्वेश्चन में आके वो फंस गया है, अब उसे चाहिए किसी की हेल्प। हमने उसको हेल्प प्रोवाइड की, हमने उसे थर्ड क्वेश्चन में लगने वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया और अब उसने थर्ड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, बच्चा खुद से अपने आप स्वतंत्र रूप से कितना कर पा रहा था और इसके बाद अगर उसे थोड़ी असिस्टेंस, थोड़ी हेल्प मिली, उसके बाद उसने कितना अचीव किया, यही होता है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चा खुद से कितना अचीव कर सकता है और अगर उसे हेल्प मिल जाए किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन की। ठीक है, MKO क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ZPD और MKO पर। ठीक है, अगर किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन की उसको हेल्प मिल जाए तब वो कितना अचीव कर सकता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है यही होता है आपका ZPD। अब देखिए ये मोर नॉलेजेबल पर्सन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स और टीचर्स ही हों। अगर मान लीजिए बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जो उसका फ्रेंड है वो भी मोर नॉलेजेबल पर्सन का रोल प्ले कर सकता है। मान लीजिए ये थर्ड क्वेश्चन जो है, अगर ये 2 फ्रेंड्स बैठ के कर रहे हैं, एक को आता है एक को नहीं आता, तो जिसको आता है वही बन गया इसके लिए मोर नॉलेजेबल पर्सन, सिर्फ जरूरी नहीं है टीचर ही हो। ठीक है, अब देखिए 2 लेवल्स होती हैं ZPD को अटेन करने की। लेवल 1 हो गई प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट द चाइल्ड इज केपेबल ऑफ डूइंग विदाउट एनी हेल्प, जितना बच्चा कर सकता है बिना किसी की मदद के, जैसे कि हमने यहाँ तक बात करी थी, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर सकता था। फिर देखिए सेकेंड आता है पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट द चाइल्ड कुड पोटेंशियली बी केपेबल टू डू विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल और टीचर्स, बच्चा कितने और आगे तक सॉल्व कर सकता है या कितना और ज़्यादा अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है अगर उसे कोई अदर पर्सन की हेल्प मिल जाए। अब देखिए ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जो मदद दूसरे मोर नॉलेजेबल पर्सन प्रोवाइड कर रहा है उस बच्चे को, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस थ्योरी का, स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण।
ये क्या है? वही मदद जो मोर नॉलेजेबल पर्सन उस बच्चे को प्रोवाइड कर रहा है। अब देखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर लेंगे हम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी कि बच्चे की जो क्षमताएं हैं, और यहाँ लेवल ऑफ चैलेंज लेंगे, मतलब डिफिकल्टी ले रहे हैं हम, कितना कठिन हो सकता है। तो अब देखिए ये जो लाइन है ये बता रही है बच्चा खुद से बिना किसी हेल्प से कितना अचीव कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद आपने उसे थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करी। ये पूरा जोन है, ठीक है, ये पूरा जोन जो है ये हेल्प है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प। और ये हेल्प प्रोवाइड करने के बाद अब जो इस लेवल पे बच्चा पहुंचा है वो क्या है? व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू अचीव इंडिपेंडेंटली। अब विल बी एबल टू मतलब ये असिस्टेंस मिलने के बाद लर्नर कितना अचीव कर पाएगा। अच्छा, यहाँ भी इंडिपेंडेंटली है। ठीक है, जो एग्जाम्पल हमने इससे पहले लिया था उसमें भी थर्ड क्वेश्चन का केवल कॉन्सेप्ट समझाया था, क्वेश्चन बाद में बच्चे ने खुद ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ भी इंडिपेंडेंटली बिना असिस्टेंस के कितना अचीव कर सकता है, और यहाँ इंडिपेंडेंटली बच्चा असिस्टेंस के बाद कितना अचीव कर सकता है, वो वाला लेवल है। और इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है इसी को हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये सपोर्ट मिला है, और ये हमारा जोन जो हो जाएगा ये है हमारा ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसी को हम कहेंगे व्हाट द लर्नर कैन अचीव विद असिस्टेंस। यहाँ पर बच्चे को असिस्टेंस मिल रही है, ठीक है, हेल्प मिल रही है किसी भी काम को करने के लिए। अब देखिए ZPD को एक और हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो इंटरनल सर्कल सबसे अंदर वाला, इसमें बच्चा खुद से कितना अचीव कर सकता है, वो लेवल है। इसके बाद उसे असिस्टेंस मिली और उसका लेवल और इंक्रीज हो गया और सेकंड सर्कल पे आया। इसके बाद एक थर्ड सर्कल भी होता है कि ये वो एरिया है या ये वो लेवल है जिसे बच्चा किसी की असिस्टेंस के बाद भी अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, ये थर्ड लेवल होता है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के क्या क्या कार्य हैं? देखिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अगर हमें मोर नॉलेजेबल पर्सन से कोई हेल्प मिल रही है तो हमें उसका सपोर्ट मिल रहा है हमें उससे। सेकेंड है एक्सटेंड्स द रेंज ऑफ व्हाट अ लर्नर कैन डू। ठीक है, लर्नर पहले जो था अपनी कैपेबिलिटीज या अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ लेवल तक पहुंच जा रहा था, लेकिन अब अगर उसे असिस्टेंस मिल रही है तो वो और ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। फिर देखिए थर्ड है अलाउज द लर्नर टू अकम्प्लिश टास्क अदरवाइज इम्पॉसिबल। अब अधिगमकर्ता को जो कार्य कठिन लग रहे होते हैं या उसे ऐसा लगता है कि अब उससे होगा ही नहीं, वो भी उसे पॉसिबल लगते हैं अगर उसे हेल्प मिल जाए प्रॉपर। फिर देखिए फोर्थ, यूज ओनली व्हेन नीडेड। जब इसकी जरूरत होगी तभी वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, नहीं तो बच्चे खुद से सीखते हैं। फिर देखिए थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएं भी हैं। तो फर्स्ट है इट कंसर्न्स द अजम्पशन दैट इट इज रेलेवेंट टू ऑल कल्चर्स। अब वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये सभी संस्कृतियों में एक जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर तरह का कल्चर डिफरेंट है, तो कल्चर का भी इन्फ्लुएंस डिफरेंट तरीके से इस विकास पर पड़ेगा। फिर देखिए सेकेंड है ZPD इज अनक्लियर। ठीक है, ZPD बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करती है, जैसे कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि बच्चे की अधिगम की आवश्यकताएं हैं क्या। ठीक है, फिर प्रेजेंट कैपेबिलिटी लेवल, उसकी अभी करंट कितनी वो क्षमताएं हैं वो भी हमें पता नहीं चल रहा। मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर क्या होंगे, अभिप्रेरणा का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, बच्चा सीखना भी चाहता है आगे या नहीं, ये भी तो हमें देखना है। फिर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ZPD में हमने ये तो कह दिया कि बच्चा जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच रहा है, इस तरह से उसका विकास हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस हो किस तरह से रहा है ये हमें ZPD में नहीं पता चलता। फिर देखिए डिसरिगार्ड रोल ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति के जो रोल है उसको महत्व नहीं दिया है उसने कहा है कि हम जो भी सीख रहे हैं वो समाज से सीख रहे हैं, दूसरों से विचार आदान प्रदान करके सीख रहे हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बच्चे खुद से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोरेशंस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो खुद करके सीखते हैं। फिर देखिए लास्ट है ओवर एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज इन थिंकिंग, यानी सोचने और हमारी जो सोचने की क्षमता है उसमें भाषा का बहुत ज़्यादा रोल बताया है वाइगोत्स्की ने, इसको ओवर एम्फेसाइज कर दिया, कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर बल दिया है अपनी थ्योरी में। तो ये थी वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।